नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसमें कहा गया है कि पत्नी तलाक के बाद कभी भी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। ऐसा अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की जरूरत है कि केस क्या था और किस तरीके से पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है और ये कानूनी रूप से सही है या नहीं, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर खबर की बात करें तो खबर है डिवोर्स्ड वाइफ कैन डिमांड मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ पटना हाई कोर्ट। यानी पटना हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी पत्नी अगर उसका डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स होने के बाद वो कभी भी मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है, यानी मेंटेनेंस अपने पति से मांग सकती है। चलिए अब केस के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो ये केस है रोहित शर्मा बनाम विनय कुमार शर्मा का। इन दोनों की शादी हुई थी 29 जनवरी 2016 को और उसके बाद पत्नी के द्वारा पति पर आरोप लगाए जाते हैं कि पति के द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ उससे अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती है। इसके साथ साथ अस्वाभाविक यौन आचरण में जबरन शामिल करने का पति पर उसके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। इन सभी आरोपों के बाद पत्नी ने 13 जून 2016 को ससुराल छोड़ दिया और कई सारे पति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए और इसके बाद पत्नी ने तलाक की याचिका दायर की। यानी पहले उस पर आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद ससुराल छोड़ दिया और इसके साथ उस पर काफ़ी सारे आपराधिक मामले दर्ज किए और अंत में आकर के पत्नी के द्वारा तलाक की याचिका दायर की और उस तलाक की याचिका पर भागलपुर कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है और निर्णय वो है क्रूरता और परित्याग के आधार पर दोनों को तलाक दे दिया जाता है और इसके साथ पति को 15 लाख की एक स्थायी भरण पोषण यानी परमानेंट एलिमनी देने का भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। यानी कोर्ट के द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दोनों को तलाक दे दिया जाता है और पति को 15 लाख रुपए का एक परमानेंट एलिमनी देने का कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। अब जो आदेश भागलपुर कोर्ट के द्वारा परमानेंट एलिमनी देने का किया गया था उसके खिलाफ जो पति था उसके द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की जाती है जिस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब कोर्ट ने ये जो तलाक था उसे वैध ठहराया था क्योंकि दोनों के बीच जो समयांतराल था वो 5 वर्षों का अलगाव था, यानी 5 वर्षों से दोनों अलग रह रहे थे और इस स्थिति में यहाँ पर वैवाहिक संबंध थे वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। इस वजह से कोर्ट ने जो तलाक था उसे लीगल ठहराया और उसके साथ साथ जो भरण पोषण की राशि निर्धारित की गई थी भागलपुर कोर्ट के द्वारा उस पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा आपत्ति जताई गई और कहा गया कि बिना आय और संपत्ति का विवरण दिए 15 लाख तक तय करना कानून के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट का एक केस है रजनीश बनाम नेहा, इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर ऐसी स्थिति में जहां पर मेंटेनेंस तय करना हो उस स्थिति में पति और पत्नी की दोनों की आय और संपत्ति का विवरण लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ऐसा भागलपुर कोर्ट को करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे बगैर दोनों की संपत्ति का ब्यौरा लिए बगैर ही उसने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ कोर्ट के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई। अब फिर पटना हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए, मामला भरण पोषण राशि पुनः निर्धारित करने के लिए फैमिली कोर्ट को वापस भेजा गया और 3 माह के अंदर यानी 3 माह के भीतर दोबारा से सुनवाई का आदेश दिया गया। दोनों पक्षों को कोर्ट में सहयोग देने का भी निर्देश दिया गया। यानी जो मामला था वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा दोबारा से फैमिली कोर्ट में भेजा जाता है और फैमिली कोर्ट को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो जो भरण पोषण की राशि है उसे दोबारा से निर्धारित करें और दोनों का जो आय व्यय का ब्यौरा है या आय और संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दोनों का ब्यौरा लें और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा से संशोधित ऑर्डर जो है आदेश पारित करें, ऐसा कहा गया। और इसके साथ दोनों पक्षों से कहा गया कि वो कोर्ट का सहयोग करें ऐसा करने में। अब यहाँ पर तलाक की जो कानूनी स्थिति है, लीगल पॉइंट से उनकी बात करें तो किस स्थिति में तलाक संभव है, तो हिंदू जो विवाह अधिनियम है 1955 इसकी धारा है 13, इसके तहत तलाक के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि मानसिक और शारीरिक क्रूरता इसके आधार पर, इसके साथ परित्याग 2 वर्ष से अधिक का अगर परित्याग होता है तो उस स्थिति में इसके साथ विवाह संबंधों का पूर्णतः अंत, यानी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न इसके साथ परित्याग और वैवाहिक संबंधों का अंत हो जाता है। तो इन तीनों स्थिति में धारा 13 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम की जो सेक्शन है 13 इसके तहत जो है तलाक दे दिया जाता है।
और इस जो केस में जो हुआ है वो क्रुएलिटी और इसके साथ परित्याग, इन दोनों की स्थिति में जो तलाक है वो दिया गया है, जो कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके तहत एक लीगल है, यानी वैध है। अब भरण पोषण की स्थिति की बात करें तो पत्नी तलाक के बाद भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो 25 है उसके तहत तलाक के बाद भी स्थायी भरण पोषण यानी परमानेंट एलिमनी की मांग की जा सकती है। इसके साथ साथ सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत भी कहा गया है कि अगर पत्नी खुद का जीवन यापन करने में असमर्थ है तो वह पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। यानी अगर तलाक के बाद भी पत्नी भरण पोषण के लिए परमानेंट एलिमनी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत जो है मांग कर सकती है। और इसके साथ सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत भी अगर वो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है तो वो भरण पोषण की अपने पति से मांग कर सकती है। और इसके साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत भी तलाक की कार्रवाई के दौरान अंतरिम भरण पोषण की मांग की जा सकती है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम है उसके अंतर्गत जो धारा है 24, इसमें यह भी कहा गया है कि कपल्स का अगर तलाक की जो कार्रवाई है वो अंडर द प्रोसेस हो तो उस दौरान भी वो इंटरिम जो भरण पोषण है उसकी भी मांग कर सकती है। इसके साथ साथ कब तक मांग कर सकती है, यह कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि पत्नी के लिए कोई एक लिमिट तय कर दी हो उस समय के बाद वो भरण पोषण नहीं मांग सकती। इसके ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है। जब तक पत्नी आर्थिक रूप से निर्भर है तब तक वो मांग सकती है। यानी पति और पत्नी को तलाक में कितना भी टाइम हो गया हो, अगर पत्नी आर्थिक रूप से कमजोर है और वो पति पर निर्भर है तब तक वो पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है रजनीश बनाम नेहा उसकी बात करें तो भरण पोषण तय करने से पहले पति पत्नी दोनों को अपनी आय, संपत्ति, खर्च, देनदारी का पूरा विवरण कोर्ट में देना होगा। इसके साथ एक फॉर्मेटेड एफिडेविट या डिटेल एफिडेविट देना अनिवार्य होगा। इसका जो उद्देश्य है वो पारदर्शी और न्याय संगत जो भरण पोषण है उसका निर्धारण करना है। यानी इस केस में कहा गया था कि अगर भरण पोषण तय करना है तो तय करने से पहले पति पत्नी दोनों की संपत्ति का, आय का, देनदारी का पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा एक एफिडेविट के साथ, ताकि ये जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शी और न्याय संगत हो सके भरण पोषण निर्धारण के मामले में। अब यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो न्याय संगत है या नहीं, तो पटना हाईकोर्ट का निर्णय है वो पूरी तरीके से न्याय संगत और सही है। तलाक उचित आधारों पर दिया गया है, यानी क्रूरता और परित्याग के आधार पर दिया गया है। इसके साथ भरण पोषण की राशि बिना वित्तीय विवरण के तय करना गंभीर प्रक्रिया का दोष है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हेतु मामला फैमिली कोर्ट को वापस कर दिया गया है। यानी यहाँ पर जो समस्या थी वो सिर्फ और सिर्फ जो मेंटेनेंस तय करने की थी उसकी थी, बिकॉज बगैर संपत्ति के विवरण के उनके द्वारा मेंटेनेंस तय किया गया था। और इसी को रिवाइज करने के लिए, संशोधित करने के लिए दोबारा से मामला फैमिली कोर्ट को पटना हाई कोर्ट के द्वारा वापस भेज दिया गया है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो आपको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि तलाकशुदा पत्नी ने दोबारा से विवाह कर लिया है तो वह मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। यानी पति पत्नी का दोनों का तलाक हो गया है और उसके बाद पत्नी अगर अपनी शादी कर लेती है तो शादी के बाद वो जिस पति के साथ उसने तलाक किया था उससे वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और इसके साथ यदि उसने दोबारा शादी नहीं की है, आर्थिक रूप से निर्भर है, तो वह मेंटेनेंस मांग सकती है भले ही पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई हो। यानी अगर पत्नी के द्वारा शादी नहीं की गई है और पति के द्वारा अपनी दूसरी शादी कर ली गई है और पत्नी पहले से ही आर्थिक रूप से उस पति पर निर्भर है जिसके साथ उसने तलाक की है, तो वो दोबारा से उस पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। चाहे टाइम पीरियड कितना भी हो गया हो, ये मायने नहीं रखता। कोर्ट का और हिंदू विवाह अधिनियम का, इसके साथ सीआरपीसी की सेक्शंस का जो निचोड़ है वो यही कहता है। अब इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए एक सवाल डिज़ाइन किया गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 1, सीआरपीसी की धारा 125 क्लॉज 4 के अनुसार यदि पत्नी ने पुनर्विवाह किया है यानी कर लिया है तो वह भरण पोषण की हकदार नहीं रहती। आपके पास ऑप्शन 2 है, रजनीश वर्सेस नेहा 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस तय करने से पहले दोनों बच्चों की आय और संपत्ति का विवरण आवश्यक बताया है। ऑप्शन 3 है, आपके पास किसी महिला को तलाक के बाद भरण पोषण का दावा करने का अधिकार केवल तभी होता है जब पति ने पुनर्विवाह न किया हो। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी तीनों।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।